Want free exam ready notes with easy and clear understanding? If yes, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो. Hey there everyone, you're watching Legal Exploration. आज का लेक्चर है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इस टॉपिक में हम उन तमाम एसेंशियल्स को कवर करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 में दिए गए हैं और कुछ एडिशनल एसेंशियल्स जो लॉ से ड्राइव होते हैं उन पर भी बात करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है. सो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. यानी कि वो एग्रीमेंट void नहीं होना चाहिए. सेक्शन 10 हमें 5 बेसिक एसेंशियल्स के बारे में बता रहा है. Free consent, competency of parties, lawful constitution, lawful object, and agreement must not be expressly declared void. अब हम इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं. एसेंशियल नंबर 1, फ्री कंसेंट. कंसेंट होती क्या है? कंसेंट होती है रजामंदी, यानी दोनों पार्टीज एक ही बात पर एग्री करें. लेकिन कंसेंट मस्ट बी फ्री. सो सेक्शन 14 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कंसेंट इज फ्री व्हेन इट इज नॉट काज्ड बाय कोरियन यानी जोर जबरदस्ती से, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी असर रसूख की वजह से कोई फायदा लेना, फ्रॉड यानी धोखा देकर रजामंदी लेना, मिस रिप्रेजेंटेशन गलत या अधूरी बात बताकर किसी का किसी बात पर एग्री करवाना, या मिस्टेक गलती की वजह से. अगर कंसेंट में इनमें से कोई भी फैक्टर मौजूद हो तो कंसेंट फ्री नहीं होती और विदाउट फ्री कंसेंट अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड. अब चलते हैं एसेंशियल नंबर 2 की तरफ, विच इज कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज. कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होता है जब दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट हों, यानी लीगली कैपेबल हों और समझ सकती हों कि वो किस चीज पर एग्री कर रही हैं. सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि उसे मेजर होना चाहिए, 18 और अबव द एज ऑफ 18 होना चाहिए, जिसको हम बालिग कहते हैं. ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, उसका माइंड साउंड होना चाहिए कि वो समझ सकता हो, इस चीज़ की समझ रखता हो कि वो किस चीज़ पर एग्री कर रहा है और इस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. एंड ही मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, यानी किसी लॉ के जरिए कॉन्ट्रैक्ट करने से उसे मना ना किया गया हो, जैसे कन्विक्ट्स, सजा याफ्ता लोग, या बैंकरप्ट्स और कुछ स्पेशल लॉ के मुताबिक डिस्क्वालीफाइड लोग. इन शॉर्ट, अगर कोई शख्स माइनर है, अनसाउंड है या डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है तो वो एक कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. अब तीसरा एसेंशियल है लॉफुल कंसिडरेशन. कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के वैलिड नहीं होता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक प्रिंसिपल ही समथिंग इन रिटर्न होता है, यानी दोनों पार्टीज के दरमियान कुछ लेन देन होना चाहिए. एक पार्टी कुछ देती है तो दूसरी पार्टी कुछ लेती है या उसके बदले में कोई फंक्शन परफॉर्म करती है. सेक्शन 2D ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कंसिडरेशन वो होती है जो किसी प्रॉमिस के बदले दी जाती है, लेकिन सेक्शन 23 कहता है कि कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, यानी अगर अनलॉफुल हो तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है. अब कंसिडरेशन अनलॉफुल किन सिनेरियो में होती है? जब वो फॉरबिडन बाय लॉ हो, वो फ्रॉडुलेंट हो, इमोरल हो, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो, या किसी लॉ के प्रोविजन को डिफीट करती हो, या किसी की प्रॉपर्टी और बॉडी को इंजरी पहुंचाती है. इफ ए टेल्स बी टू स्टील दैट बाइक एंड आई विल पे यू 50,000, इज दैट लीगल? नो, because here the exchange, the consideration that something in return is illegal, so the contract is void. फोर्थ एसेंशियल है लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस. अगर पर्पस ही गलत हो तो कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं हो सकता. यहाँ पे भी सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होता है, जिसके मुताबिक जैसे कंसिडरेशन को फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी फॉरबिडन बाय लॉ इमोरल नहीं होना चाहिए, वो भी किसी की बॉडी या प्रॉपर्टी को हार्म ना करता हो और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो. यानी जो काम करने का वादा हो रहा है वही लीगल होना जरूरी है. Suppose A agrees to pay B rupees 10,000 if B assaults C. The agreement is illegal because the object is unlawful and punishable by law. Therefore, the contract is void. Okay, so the fifth and the last essential of Section 10 of Contract Act is not expressly declared void. यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने या किसी और लॉ ने एक्सप्लिसिटली फॉरबिड कर दिया कि ये वाला एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, तो
वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड हो गया। Some examples are agreements in restraint of marriage. Suppose A promises B that B will never marry anyone. Such an agreement restricts marriage, so it is expressly declared void under the law. Agreements in restraint of trade, in restraint of legal proceedings, wagering agreements like betting, we will discuss that in a separate video too, and agreements with uncertain terms. Now, besides the essentials mentioned in section 10, these are offer and acceptance, intention to create legal relations, writing and registration where required, certainty of terms, very important, and possibility of performance. Now we will discuss each of them one by one. Essential number 6 is offer and acceptance. कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब एक तरफ से क्लियर ऑफर हो और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर ले। ऑफर का मतलब है जब एक पार्टी अपनी मर्जी से प्रपोज करे या प्रपोजल दे और दूसरी पार्टी उसको विद द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस विद द फ्री कंसेंट उसको एक्सेप्ट कर ले। For example, if A offers B his bicycle for rupees 2000, this is the offer. And if B says yes, I agree, I'll buy it. Now this is the acceptance. जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों हो जाएं, तब एक वैलिड एग्रीमेंट क्रिएट होता है। सो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। सो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। ओके, सो नेक्स्ट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी जब हम एग्रीमेंट करते हैं तो दोनों पार्टीज का ये इंटेंशन होना चाहिए कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वो लॉ के जरिए इन्फोर्स हो सकता है। सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जैसे फैमिली और फ्रेंड्स के दरमियान जो वादे होते हैं नॉर्मली लीगली इन्फोर्स नहीं होते, क्योंकि यहाँ पार्टीज का इंटेंशन लॉ को इन्वॉल्व करने का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ए इनवाइट्स बी टू हिज बर्थडे पार्टी। अगर बी नहीं आता या नहीं आ सकता तो ए कैन नॉट सू बी because it is just a social agreement, not a legally enforceable contract. Essential number 8, writing and registration. जनरली कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी, लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स लॉ स्पेशली डिमांड करता है कि वो रिटर्न और रजिस्टर्ड हो, वरना वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। पार्टीज मस्ट फॉलो द लीगल फॉर्मेलिटीज जब लॉ उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए अपना घर बी को सिर्फ ओरल प्रोमिस पर सेल कर दे तो इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज सेल डीड्स मस्ट बी रिटन एंड रजिस्टर्ड। एसेंशियल नंबर 9, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। सेक्शन 29 के मुताबिक अगर एग्रीमेंट की टर्म्स क्लियर ही ना हो या क्लियर बन ना सकती हो तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है। कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होता है जब दोनों पार्टीज को एग्जैक्टली पता हो कि वो किस चीज़ पर एग्री हो रही हैं। प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी कितनी है और किस चीज़ की सप्लाई या सर्विस हो रही है। सपोज ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन ऑफ ऑयल, लेकिन किस टाइप का ऑयल ये तो स्पेसिफाई ही नहीं हुआ। सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और क्रूड ऑयल। अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो एग्रीमेंट अनसर्टन होगा एंड देयरफॉर वाइड फॉर अनसर्टेनिटी। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाती है कि अगर वो बंदा डील इन ही सनफ्लावर ऑयल में करता है तो बायर भी यही एक्सपेक्ट करता है कि वो सनफ्लावर ऑयल ही सेल करेगा, तो यहाँ पे एग्रीमेंट वाइड फॉर अनसर्टेनिटी नहीं होता। सो रिमेंबर, इफ देयर इज नो क्लैरिटी देयर कैन बी नो इन्फोर्सिबिलिटी। एसेंशियल नंबर 10 इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होता है जब जो काम एग्री किया जा रहा है वो इन्फोर्सिएबल हो, बोथ फिजिकली एंड लीगली। सेक्शन 56 कहता है अगर एग्रीमेंट स्टार्ट से ही इम्पॉसिबल है तो वो वॉइड माना जाता है। लॉ किसी ऐसी चीज को इन्फोर्स नहीं करता जो परफॉर्म ही नहीं की जा सकती। सपोज ए एग्रीज टू ब्रिंग अ डेड पर्सन बैक टू लाइफ, दिस एग्रीमेंट इज इम्पॉसिबल एंड देयरफॉर इट इज वॉइड। ये थे वो एसेंशियल्स जो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करते हैं। आई रियली होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और एग्जाम में भी ये जरूर आपके काम आएगा। नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो मस्ट चेक दम आउट।